नमस्कार। तफ्तीश की इस नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तफ्तीश में सबसे पहले बात देश में फैलते सोने के तस्करों के जाल की। बीते एक हफ्ते के अंदर राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले सोने के बिस्किट कस्टम विभाग ने बरामद किए हैं और सोने की इस तस्करी को बैग और कपड़ों में छिपाकर अंजाम दिया गया था। लेकिन कस्टम की जांच में तीनों तस्कर रंगे हाथों पकड़े गए, दबोच लिए गए। तीनों तस्कर खाड़ी देशों से दिल्ली पहुंचे थे और बीते 3 सालों में सोने की तस्करी में 13% का इजाफा हुआ है, जो कस्टम विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते एक हफ्ते में जिस तरह 2 बड़े सोने की तस्करी के मामले सामने आए हैं, उसने कस्टम विभाग की नींद उड़ा दी है। तारीख 22 अक्टूबर, जगह दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से दिल्ली आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से सोने के 48 बिस्किट बरामद किए गए थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा आंकी गई। सोने की ये खेप रहबर बेनदीचल नाम का शख्स अपने सूटकेस और कपड़ों में छिपा कर लाया था। तारीख 19 अक्टूबर, जगह दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। 19 अक्टूबर को भी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी में 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 1 करोड़ 50 लाख रुपए के सोने के 29 बिस्किट बरामद किए गए थे। पकड़े गए दोनों शख्स खाड़ी देश से दिल्ली आए थे। बीते 2 महीनों में विदेशी तस्करों के पास से 8 किलो जबकि अन्य तस्करों के पास से 933 ग्राम सोना बरामद किया गया था। वहीं दूसरी तरफ भारत पाक के बीच चलने वाली रिश्तों की सौगात थार एक्सप्रेस इन दिनों सोना तस्करों के लिए तस्करी का जरिया बनी हुई है। पिछले कुछ महीने से हर फेरे में पाकिस्तानी यात्री पाक से सोना छुपाकर भारत ला रहे हैं। बाड़मेर जिले के अंतर्राष्ट्रीय मुनाबाब रेलवे स्टेशन पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 12 पाक यात्रियों के पास से करीब 2 किलो 800 ग्राम सोने के बिस्किट और ज्वेलरी बरामद की है। आपको बता दें, पाकिस्तान में सोना सस्ता होने के कारण भारत आने वाले पाक यात्री वहां से सोना खरीद कर भारत ला रहे हैं, लेकिन नियमानुसार कोई भी पाक यात्री भारत में सोना नहीं ला सकता है। सोने की तस्करी के लिए तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में, कभी घरेलू सामानों और जूतों में छुपाकर सोने की तस्करी कर रहे हैं। बीते 3 सालों में जिस तरह से सोने की तस्करी में भारी इजाफा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि तस्करों पर लगाम लगाना कस्टम विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगर बात बीते कुछ सालों की जाए तो देश में नकली नोटों, ड्रग्स की तस्करी के मुकाबले सोने की तस्करी में भारी इजाफा हुआ है। और यही नहीं, तस्करों ने सोने की तस्करी के नए नए तरीके भी इजाद कर लिए हैं। कभी शरीर में छुपाकर, कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में छुपाकर, तो कभी अंडरगारमेंट्स में छुपाकर सोने की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। देश में फैलता तस्करों का जाल। सोने की तस्करी में हर साल इजाफा। 3 साल में 13 गुना बढ़ी सोने की तस्करी। गोल्ड इंपोर्ट का ब्लैक मनी कनेक्शन। सोने पर आयात शुल्क बढ़ने के बाद इसकी तस्करी में तेजी से इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीते 3 साल में सोने की तस्करी 13 गुना बढ़ गई है। हालांकि इस दौरान नकली नोटों और नारकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी में कमी दर्ज की गई है। सोने की तस्करी कस्टम विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्कर कभी विमान की सीट के नीचे से तो कभी मानव शरीर के अंदर सोना छुपाकर सोने की तस्करी कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक साल 2011-2012 में सोने की 46.43 करोड़ रुपए की तस्करी हुई थी। साल 2013-2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 692.35 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह 3 साल के दौरान इसमें 13.91% का इजाफा हुआ। हालांकि इस अवधि में नकली नोटों की तस्करी में 57% कमी आई। साल 2011-2012 में 2 करोड़ 64 लाख के जाली नोट बरामद किए गए थे, जबकि साल 2013-2014 में यह आंकड़ा घटकर 1 करोड़ 13 लाख रुपए रह गया। इसी तरह नारकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी के मामलों में भी गिरावट आई है। बदलते वक्त में सोने की तस्करी का ट्रेंड भी काफी बदल गया है। पहले तस्करों से 2 किलो से 5 किलो तक सोना बरामद हो रहा था। अब तस्कर औसतन 600 ग्राम सोना ला रहे हैं। तरीके भी अलग हैं, जिसकी वजह है
कस्टम के नियम। कस्टम्स नियमों के मुताबिक 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का माल बरामद होने पर गिरफ्तारी होती है। इससे कम पर आरोपी को बयान लेकर छोड़ दिया जाता है। भारतीय सोने के दीवाने होते हैं। शायद यही वजह है कि भारत सोना खरीदारों की तादाद के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल है, जिसके चलते सोने की तस्करी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 700 किलोग्राम सोने की रोजाना तस्करी होती है। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड से भारत को एक्सपोर्ट होने वाले गोल्ड में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल अब तक करीब 70,000 करोड़ रुपए का सोना स्विट्जरलैंड से भारत आया है। सितंबर महीने में ही 15,000 करोड़ रुपए का सोना स्विट्जरलैंड से भारत आया है, जो अगस्त महीने के मुकाबले करीब 2 गुना है। इतनी भारी मात्रा में स्विट्जरलैंड से गोल्ड इंपोर्ट को लेकर भारत में ब्लैक मनी वापस लाने का संदेह भी जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या पश्चिम बंगाल आतंकवादियों का गढ़ बन रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में आतंकी फल फूल रहे हैं, या क्या पश्चिम बंगाल में एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी? बर्दवान ब्लास्ट से उठे इन सवालों ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। एनआईए प्रमुख पहले से ही बर्दवान में इस मामले की जांच में दिन रात एक किए हुए हैं और कल यानी कि 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस मामले की तफ्तीश के लिए बर्दवान जाने वाले हैं। बर्दवान ब्लास्ट के पीछे छिपे आतंकी साजिश का एक एक राज सामने आ रहा है। आतंकियों की यह साजिश कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके उलझे तारों की कड़ी जोड़ने खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जा रहे हैं। अजीत डोभाल के साथ आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम भी जा रहे हैं, जबकि एनआईए के डीजी शरद कुमार पहले से ही बर्दवान में मौजूद हैं। अजीत डोभाल सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। देश में अलकायदा के बढ़ते खतरे से ममता बनर्जी को आगाह करेंगे अजीत डोभाल। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार अभी भी जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। 2 अक्टूबर को हुए ब्लास्ट के बाद से ही राज्य सरकार इस मामले को ज्यादा तूल देने के खिलाफ थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने जांच करनी जब शुरू की तो इसके खुलासों ने दिल्ली से लेकर ढाका तक को हिला दिया। अजीत डोभाल मुर्शिदाबाद के मदरसे का भी दौरा कर सकते हैं। एनआईए की जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी यहां के मदरसों को नए आतंकी तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एनआईए का कहना है कि जेएमबी बांग्लादेश में बैन होने के बाद पश्चिम बंगाल को अपने नए ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एनआईए को पश्चिम बंगाल में जेएमबी के करीब 58 ठिकानों का पता चला है। सूत्रों की माने तो इन 58 ठिकानों में से 43 सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही है। इन ठिकानों में न केवल विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि कुछ महिला सदस्यों को फिदायीन हमलावर के तौर पर भी तैयार किया जाता है। एनआईए की जांच में कई और चौंकाने वाली बातें सामने आ चुकी हैं। जेएमबी की शाखाएं पूरे राज्य भर में फैल चुकी हैं, लेकिन इनका मुख्यालय मुर्शिदाबाद ही है। जेएमबी बांग्लादेश का आतंकी संगठन है। बांग्लादेश में कड़ाई होने के बाद जेएमबी ने 2010 में पश्चिम बंगाल में पैर पसारना शुरू किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले जेएमबी ने मुर्शिदाबाद के मदरसों में घुसपैठ की और बड़ी ही सावधानी से चुपचाप अपना विस्तार करते गए। खुफिया सूत्रों की माने तो अब तक करीब 180 बांग्लादेशी जेएमबी से जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार बर्दवान ब्लास्ट से हुए खुलासों को बेहद ही गंभीरता से ले रही है। आतंक और घुसपैठ को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके संकेत काफी पहले दे चुके थे। जो वोट बैंक की राजनीति के लिए लाए गए हैं, जो जानबूझ करके हिंदुस्तान में घुसाए गए हैं, उनको तो वापस जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। राजनीतिक प्लस माइनस का आधार पर टेररिज्म का हिसाब नहीं हो सकता है। टेररिज्म ये मानवता का दुश्मन है।
और जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। अजीत डोभाल के इस दौरे के दौरान आईबी, रॉ और एनएसजी के बड़े अधिकारी भी साथ होंगे। अलकायदा भारत में बड़े धमाकों की साजिश रच रहा है। इस साजिश में अलकायदा के साथ जेएमबी जैसे संगठन भी शामिल हैं। बांग्लादेश भी अलकायदा की हिट लिस्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की धरती पर फल फूल रहे आतंक के इस नए कनेक्शन का पर्दाफाश करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात है और बड़ी चुनौती भी है। आतंक के इस बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा न होता अगर 2 अक्टूबर को एक घर में विस्फोट न होता। इस मामले में एनआईए की तफ्तीश आखिरी मुकाम तक पहुंच चुकी है और जल्द ही एनआईए कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है। बर्दवान ब्लास्ट को लेकर अजीत डोभाल का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। डोभाल सुरक्षा मामलों के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। डोभाल प्रधानमंत्री के विशेष निर्देश पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एनआईए की रिपोर्ट बताई जा रही है। एनआईए सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल पुलिस शुरू से ही दबाव में काम कर रही थी। यही नहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस पर घटनास्थल पर सबूतों को भी मिटाने का आरोप है। एनआईए को अनीसुर नाम के एक शख्स की तलाश है। अनीसुर ही बांग्लादेश से आए घुसपैठी आतंकियों के रहने और उनके लिए पहचान पत्र बनवाने का काम करता था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अनीसुर के इस काम में बर्दवान के कुछ स्थानीय नेता मदद करते हैं। इन लोगों की मदद से ही जेएमबी स्लीपर सेल तैयार कर रहा है। घुसपैठ कर पश्चिम बंगाल में आए बांग्लादेशी आतंकियों के पास न केवल वोटर आईडी कार्ड हैं, बल्कि पासपोर्ट तक उन्होंने बनवा रखे हैं। खुफिया एजेंसियां जेएमबी के इस गठजोड़ की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। अजीत डोभाल के दौरे से खुफिया एजेंसियों की जांच में और तेजी आने की उम्मीद है। अजीत डोभाल पश्चिम बंगाल सरकार को फुल सपोर्ट के लिए तैयार करने के मिशन पर जा रहे हैं। एनआईए बर्दवान ब्लास्ट की जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान एनआईए ने भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए हैं। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठ केवल सीमावर्ती जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के बिल्कुल बीचों बीच बसे बर्दवान तक पैर पसार लिए हैं और मुर्शिदाबाद को आतंक का गढ़ बना डाला है। 2 अक्टूबर को हुए इस विस्फोट में शकील अहमद और सुवोन मंडल उर्फ सुभान की मौत हुई थी। दोनों बांग्लादेश के रहने वाले थे। हादसे में अब्दुल कहीम उर्फ हसन जख्मी हुआ था। जांच में पता चला है कि ये सभी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के रहने वाले थे। ये इस घर में आईईडीज बना रहे थे जो बांग्लादेश भेजे जाने थे। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर शुरू से ही ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगता रहा है। वर्धमान के जिस घर में विस्फोट हुआ था वो एक टीएमसी नेता का दफ्तर बताया जा रहा है। एनआईए का कहना है कि एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती आतंकी अब्दुल हकीम से राज्य सरकार पूछताछ नहीं करने दे रही है। एनआईए ने गृह मंत्रालय से और कोर्ट से भी राज्य सरकार के इस रवैये की शिकायत की है। बांग्लादेश सरकार ने भी जांच की रिपोर्ट भारत से देने की अपील की है। जेएमबी बांग्लादेश में कई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे चुका है। सूत्रों की माने तो वर्धमान में तैयार किए जा रहे विस्फोटकों को बांग्लादेश भेज जाने की तैयारी थी। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और शामली से सरकारी विभाग की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। लापरवाही का यह नमूना एलआईयू विभाग का है, जिसने एक मुर्दे की गारंटी पर वीजा के लिए जांच रिपोर्ट लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तानी शख्स को भारत आने का वीजा भी मिल गया। जबकि जिस शख्स की गारंटी पर अख्तर अली नाम के शख्स को वीजा दिया गया उसकी 1.5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट। मुर्दे की गारंटी पर वीजा, पाकिस्तानी शख्स को मिला वीजा। सवालों में एलआईयू। जी हां, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एलआईयू विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक पाकिस्तानी शख्स को एक मुर्दे की गारंटी पर वीजा दे दिया गया, जिसके बाद से कैराना इलाके के भूरा गांव का प्रधान भी सवालों के घेरे में है। दरअसल भूरा गांव में सिन्ना नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहता था। सिन्ना की बुआ की लड़की की शादी पाकिस्तान के फतेहपुर जिला के शेखापुरा गांव में हुई थी। 1.5 साल पहले ही सिन्ना की मौत हो चुकी है।
लेकिन मृतक सिन्हा की गारंटी पर LIU ने जांच रिपोर्ट लगा दी, जिसके बाद उसके रिश्तेदार को वीजा भी मिल गया और 18 अक्टूबर से वो अपने रिश्तेदार के घर पर रह रहा है। मैं पाकिस्तान का। अच्छा, यहाँ पे कब आए थे हिंदुस्तान? मैं 18 तारीख को। अच्छा, कहाँ पे आए थे आप? यहाँ भूरा पे। भूरा कहाँ पे है? भूरा गाँव। अच्छा, शामली जनपद। शामली, जिला शामली है। अच्छा, गारंटी किसने दी थी आपकी, मतलब जमा? मेरी गारंटी सिन्हा ने दे दी। अच्छा, उनका तो पता चला कि 1.5 साल पहले मौत हो गई। हाँ, उसकी मौत हो गई तो उसका बच्चा है अकराम, उन्होंने अपनी गारंटी ली है। तो मेरा वालिद फौत हो गया तो मैं इसका वारिस हूँ। अच्छा, हाँ, वहाँ से हमारे नहीं जना किया था उसका SP तक मैंने रहने को 10 दिन 30 तारीख तक। जो हुकूमत ने मैंने रहने देंगे ठीक है, नहीं रहने देंगे मैं आपसे चल जाऊंगा। वहीं इस मामले में सिन्हा के बेटे का कहना है कि LIU की तरफ से कोई भी अधिकारी इस मामले की जांच के लिए नहीं पहुंचा। उच्च अधिकारी आए थे आपके पास, LIU वाले या कोई? मामला कुछ नहीं है जी, जैसे मुझे उसके कागज भेजे थे मैं मान के। अच्छा, तो साल भर पहले उस टाइम मेरा वालिद साहब जिंदा थे, फिर वो हमारे वालिद साहब गुजर गए, इस टाइम कागज भेजे थे मुझे। उन्होंने मेरे बीच में फोन नहीं करा, इस टाइम इन्होंने वीजा मिल गया, उस टाइम मेरे फोन करा, फिर मैं पाकिस्तान इंडिया में लगा ठीक आ जाओ। मुझे क्या तो मतलब वीजा मैं गड़बड़ कर रखी, कुछ गड़बड़ कर रखी हुआ सिन्हा के नाम पे उसकी वीजा लगा रखी, कागज तुमने अपने नाम पे भेजे थे। फिर यहाँ से जो शामली गया हूँ, शामली में हाजिरी लगाई इसकी, मैं नवाब से भेजे ये सिन्हा के पत्ते पर। हमने कहा भाई हम इसके जिम्मेदार है, मतलब LIU वालों ने लगा। हाँ। फिर मैं उसका कहा भाई हम जिम्मेदार है, इसका वारिस है। मामला मीडिया में आने के बाद से LIU के अफसर कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। LIU की इस लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, वो मरने वाले की जो गारंटी नहीं है उसने, उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों, जो आदमी मर गया तो उसकी गारंटी कौन ले लेगा? भाई कोई उसके परिवार का आया हो तो ऐसा करना गांव की बदनामी के लिए अच्छा नहीं है। देखो हमारे मतलब बात करेंगे जी उस बारे में, बुलाया का आपकी बात हो जाती इसका सच्चाई हम आपके आगे पेश करेंगे। हाल ही में कैराना के कुछ लोग सरहद पार से अवैध हथियारों और जाली नोटों की तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। ऐसे में LIU विभाग की ये लापरवाही अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। श्रवण शर्मा, जी मीडिया, शामली। उधर लगता है कि उत्तर प्रदेश में आधी आबादी की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि जिस तरह से 3 अलग अलग शहरों से रेप और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। आगरा में जहां एक कॉलेज मालिक के बेटे पर एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है, वहीं मुजफ्फरनगर में एक युवती से बंदूक की नोक पर दरिंदगी को अंजाम दिया गया और गोंडा में एक नाबालिग बच्ची दुष्कर्म का शिकार बन गई। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों से सामने आई रेप की वारदातों ने हड़कंप मचा दिया है। पहला मामला आगरा के सिकंदरा इलाके का है, जहां उत्तम इंस्टीट्यूट के मालिक उत्तम सिंह के बेटे सुबोध के खिलाफ एक छात्रा ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। छात्रा के मुताबिक आरोपी 2009 से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। बाद में छात्रा परेशान होकर आगरा से पढ़ाई छोड़कर शिमला चली गई, लेकिन आरोपी सुबोध वहां भी उसे फोन कर परेशान करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित छात्रा ने परेशान होकर SSP से आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी सुबोध समेत उसके परिवार के खिलाफ IPC की धारा 376, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। दूसरा मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके का है, जहां तमंचे की नोक पर एक युवती से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पीड़ित लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। मतलब लड़के खेलने आते और भी तो उन्होंने मतलब पता नहीं कौन थे वे, मतलब इधर के थे सिकेड़े के, अरे घर में घुस के पानी के बहाने आए थे वे, उनको कि हमें पानी पीना है। और जैसे ही वे आए तो उन्होंने एक ने तो कट्टा लगा दिया मतलब, और एक ने जबरदस्ती मेरे साथ बदतमीजी की। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने पकड़े गए बदमाश को पुलिस को सौंपा तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। लड़की के साथ गलत काम करा उन्होंने, एक ने इसके कान पर कट्टा लगा दिया, उसने हाथ का बदली है इसके, और दूसरे ने गलत काम किया इसके साथ। मैं गई हुई थी कंपनी में मजदूरी पे, जब क्या करा वो पकड़ रखा था, 3 पुलिस वाले गए, इन्होंने कहा ये कौन है, हमने कहा ये हमने पकड़ रखा, अब इन्होंने भगवा दिया पुलिस वालों ने। अब थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए। हालांकि बाद में
जब खबर मीडिया में पहुंची तब जाकर पुलिस हरकत में आई, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रही है। तीसरी वारदात गोंडा के धानेपार थाना इलाके की है, जहां एक 7 साल की नाबालिग बच्ची से एक शख्स ने दुष्कर्म को अंजाम दिया, लेकिन बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी शख्स भाग निकला, जिसके बाद गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के साथ घटना हुई है, उसके संबंध में थाना धानेपुर में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और जो पीड़ित लड़की है उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है, न्यायालय में बयान कराया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में घटी रेप की इन वारदातों से ये तो साफ हो गया है कि सूबे में आधी आबादी महफूज नहीं है और प्रशासन लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कितना सजग है ये बताने की जरूरत नहीं है। आगरा से विवेक पाठक, मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग और गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, जी मीडिया। उधर मुगलसराय जीआरपी ने स्टेशन पर चेकिंग के दौरान असलों के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जंक्शन पर चेकिंग के दौरान उनकी नजर एक संदिग्ध युवक पर पड़ी और जब उसके बैग की चेकिंग की गई तो उसमें असलों की बड़ी खेप मिली। पुलिस ने जो हथियार बरामद किए हैं उनमें 32 बोर की 6 पिस्टल और 12 मैगजीन शामिल है। गिरफ्तार किया गया युवक बिहार के मुंगेर का रहने वाला है और वो असलों का जत्था मुंगेर से कानपुर लेकर जा रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि बाकी सदस्यों की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। ये चेकिंग के दौरान एक असलाह तस्कर पकड़ा गया है, वो मुंगेर का रहने वाला है। उसके पास से 6 पिस्टल बरामद हुई है। मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है। तफ्तीश में आज के लिए इतना ही।